इस किले की शुरू की कहानी इतिहास की धुन में छुपी है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पहला किला बनवाने वाले थे शातवाहन, ईसा के जन्म की पहली शताब्दी में। बहरहाल जो बात निर्विवाद है वह यह कि 12वीं सदी तक यह जगह मशहूर हो चुकी थी देवगिरी के नाम से। नाम बहुत सार्थक था क्योंकि यहाँ बहुत सारे मंदिर थे, जैनों के, बौद्धों के और हिंदुओं के। तब यहाँ राज करते थे यादव, और यहाँ की खुशहाली से ललचाकर दिल्ली के सुल्तानों ने बार बार यहाँ हमले किए और बेरहमी से इसे लूटा पाटा। इनमें पहला था अलाउद्दीन खिलजी। तब से अब तक 8 सदियों में 7 राजवंशों का शासन यहाँ हुआ। खिलजियों के बाद आए तुगलक, फिर बहमनी, फिर मुग़ल, फिर मराठे और फिर आसफ़-ज़ाही। इसमें अचरज की क्या बात है कि किले में बहुत सारे ऐसे खंडहर हैं जो बयान करते हैं रंगीन अध्याय यहाँ के इतिहास के। महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर के पास ही दौलताबाद का मशहूर किला खड़ा है, जिसे पहले देवगिरी नाम से जाना जाता था। दूर से ये मखमली हरी चादर से ढका हुआ एक विशाल पागोडा जैसा दिखलाई देता है, जिसे एक सख्त चट्टान को काटकर बनाया गया है। किले की इमारतें अलग अलग वक्त में बनवाई गई हैं और ऐसा लगता है कि अलग अलग भवन निर्माण शैलियों की अनोखी नुमाइश यहाँ लगाई गई है। इस किले की ख़ास खूबी यही है कि ये और दूसरे किलों की जैसा ये तामीर नहीं किया गया। इट वॉज़ नॉट बिल्ट, इट वॉज़ कार्व्ड, इट वॉज़ कार्व्ड आउट ऑफ वन सिंगल रॉक। और यही वजह है कि इसकी मजबूती जो है इस कदर है कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए आप, सिक्योरिटी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि कोई दूसरा किला इसकी शायद बराबरी ना करे। और यही वजह है कि इसको इनविंसिबल कहा जाता है, यानी एक ऐसा किला जो नाकाबिल तस्खीर है, जिसको हम फतह नहीं कर सकते। किले ने अपनी 1500 लंबी जिंदगी में बहुत सारे हमले झेले हैं। यहाँ लड़ी गई लड़ाइयों ने कई बार हिंदुस्तान के इतिहास की धारा बदल दी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, मलिक अंबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे लोगों ने इस किले के सामरिक महत्व को समझते हुए इस पर हमले किए। हर बार इस किले ने नुकसान उठाया और हर बार यहाँ रहने वालों ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। Daulatabad is absolutely brilliant in that it perhaps best reflects the layers of construction for centuries, overbuilt and rebuilt, and each time more secure than the last. किले का निर्माण कई सदियों में परत दर परत हुआ। किले की रखवाली के लिए बनाए परकोटे अलग अलग शासकों ने बनवाए। प्राचीरों की कुल 4 कतारें हैं, जिनमें सबसे बाहरी मोटी दीवार मलिक अंबर की बनवाई है। भीतर की एक प्राचीर दोहरी है। इन दीवारों को पार कर भीतर जाने के लिए बनाए गए दरवाजे संकरे हैं और इनसे गुजरने वाले रास्ते आड़े तिरछे हैं। ये बंदोबस्त हमलावर के धावे को धीमा करने के लिए था। सदियों पुराने एक चित्र में किले की बनावट का नक्शा देखने पर यह बात आसानी से समझी जा सकती है। किले की इस पहली रक्षा पंक्ति को पार करते ही दूसरी बड़ी चुनौती दुश्मन के सामने पेश आती थी। चट्टान के साथ जुड़ी हैं चौड़ी गहरी खाइयां, जिनमें से कुछ कुदरती हैं और कुछ का निर्माण इंसानों ने किया है।
just imagine this entire fort as only conical, huge, isolated hill. There is no hill around it, although it's a range of mountains here. But this particular piece they have chosen, right from selection of the site, they are so choosy and careful. So it's a fort, so criteria about it has to work as a perfect apparatus of the safety and the military. किले में 8 दरवाजे बनवाए गए थे, जिनमें से सिर्फ 2 दरवाजे ही आज काम में लाए जाते हैं। असली नकली दरवाजों की भूल भुलैया के बीच वाला रास्ता काफी सकरा है। इन दरवाजों तक पहुंचना मोटी मजबूत दीवारों और बुलंद बुर्जों की वजह से काफी कठिन था। ऊंचाई पर तैनात सिपाही किसी भी हमलावर को आसानी से परास्त कर सकते थे। दौलताबाद के किले का शुमार हिंदुस्तान के उन किलों में किया जाता है जिन्हें जीतना बेहद दुश्वार था। कुदरत ने इसके बचाव का बेहतरीन इंतजाम कर रखा है। तीनों ओर खड़ी हैं ऊंची पहाड़ियाँ और किला खुद बनाया गया है एक ऐसी तराशी चट्टान पर जिस पर चढ़ना इंसान के लिए तो क्या, चींटे और सांप तक के लिए नामुमकिन था। अगर इसे कोई हमलावर पार कर ले तो फिर सामने मुबाए खड़ी थी 3-3 समानांतर प्राचीरें और इसके बाद इंसान के द्वारा बनाई गई खाई जिसमें पुराने ज़माने में रखे जाते थे खूंखार घड़ियाल और जहरीले सांप। इन्हें भी अगर कोई पार कर ले तो फिर शुरू होती थी अंधेरी गुफा, जहाँ खड़े रहते थे किले के पहरेदार, हाथ में खौलता तेल का कड़ाह लिए उड़ेलने के लिए हमलावर के सर पर। वाकई इस किले को जीतना बेहद मुश्किल था। इस पर फतह वही हासिल कर सकता था जिसने कोई गद्दार घर के भीतर ढूंढ रखा हो। काठ का उठाऊ पुल पार करते ही इस किले की सबसे डरावनी चुनौती शत्रु के सामने एक जानलेवा रुकावट बनकर खड़ी हो जाती थी। चट्टान को अंदर से तराश कर बनाई गई इस अजीबोगरीब जमीनी सुरंग को अंधारी नाम दिया गया, शायद इसीलिए कि इसमें भीतर घुसते ही आंखों के सामने घुप अंधेरा छा जाता है। ऊपर ऊंचाई पर किले के पहरेदार खड़े रहते थे, जो हमलावर सिपाहियों को घायल करने के लिए खौलता तेल या पानी लिए छुपे रहते थे। आज टोरिस्ट मशाल की रोशनी की मदद से धीरे धीरे चलते हुए ये रोमांचक सफर तय करते हैं। कई धोखावर रास्ते ऐसे थे जो जान बचाकर भागते सिपाही को सीधी गहरी खाई में गिरा देते थे। हमलावर दस्ते के लिए आगे बढ़ना लगभग असंभव था। जरूरत पड़ने पर इस अंधे गलियारे को जहरीले धुएं से भी भरा जा सकता था। तंग सीढ़ियों से होकर ही यह रास्ता छत पर खुलता है। वहां भी सुरंग का मुंह बंद करने के लिए लोहे का मजबूत ढक्कन नुमा फाटक है। इसकी रखवाली के लिए यहां हथियारबंद सैनिक आठों पहर खड़े रहते थे। अंधारी के पास से ही कुछ सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती हैं, जिनको बाद में पर्यटकों की सुविधा के लिए बनवाया गया है। हम 800 साल पुरानी चीज़ देख रहे हैं और ये वाकई दिमाग को पागल करने वाली चीज़ है। आर्किटेक्ट के तौर पे मैं तो कभी कभी पागल हो जाता हूँ ये जब देखता हूँ। तो सवेरे अलग दिखती है, दोपहर में अलग दिखेगी, शाम को अलग दिखेगी। तकतन के दाता तुम हो दक्कन के सार्वभौम सुखदाता भाग्य
किले के अहाते में सैकड़ों टूटी फूटी खूबसूरत मूर्तियां और नक्काशी वाले पत्थर के खंभे बिखरे पड़े हैं, जो इस बात के गवाह हैं कि देवगिरी दौलताबाद की सांस्कृतिक विरासत कितनी संपन्न है और यहाँ का अतीत कितना गौरवपूर्ण। Devgiri Fort is one of the very few forts in India which not just tells us about the war strategies and the battles fought and won in this region, but also speaks of the cultural tradition during the Yadav dynasty. It was the golden period for art and culture in this region. Many great literary works, a very famous treatise called Sangeet Ratnakar, which is like a Bible for the musicians and musicologists. And a famous musician, Gopal Nayak, was able to contribute in a great way by composing many new ragas. One of the ragas which is named after the fort is Rag Devgiri Bilawal. यहाँ एक पुराना जैन मंदिर है जिसे 106 खंबे 25 गलियारों में बांटते हैं। खंडहर का फैलाव देखते हुए लगता है कि कभी यहाँ एक भव्य मंदिर रहा होगा। बाद में इस मंदिर ने एक मस्जिद का रूप ले लिया, इसीलिए यहाँ गुंबद और मेहराबें भी दिखलाई देते हैं। आजादी के बाद यहाँ भारत माता की मूर्ति स्थापित की गई और आज ये जगह भारत माता का मंदिर कहलाती है। पहाड़ी की तलहटी में चट्टान काटकर बहुत सारी छोटी छोटी गुफाएं बनाई गई हैं। सैकड़ों साल पहले कठिन साधना के लिए बौद्ध भिक्षु और जैन श्रमण यहाँ आया करते थे। ये विशाल विहार किले के जीवन की उस विडंबना को बखूबी उजागर करता है जहाँ शांति युद्ध की छाया में भी पलती रही है। आज कम लोगों को यह बात याद रह गई है कि कभी यह जगह हिंदुस्तान की राजधानी थी। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने फरमान जारी किया कि दिल्ली की पूरी आबादी का तबादला देवगिरी कर दिया जाए और उसी ने इस जगह को नाम दिया दौलताबाद। इस काम को अंजाम देने के लिए 1100 किलोमीटर लंबी एक सड़क बनाई गई और जाने कितने महीनों तक दिल्ली की भूखी प्यासी जनता यह सफ़र तय करती रही। 17-18 साल बाद तुगलक को मजबूर होना पड़ा अपनी राजधानी वापस दिल्ली ले जाने के लिए, लेकिन जितने दिनों तक देश की राजधानी दौलताबाद रहा तब तक यहाँ की रंगीन ज़िंदगी की झांकियाँ देखने लायक थीं। इनका बयान बेहतरीन सफ़रनामे में मिलता है इब्न बतूता के। आज दुनिया भर में मशहूर उस राजधानी का नामो निशान सिर्फ ये किला ही बचा है। मोहम्मद तुगलक की याद आम आदमी के दिमाग में एक सनकी और तुनक मिजाज तानाशाह की है। You see that there are in history mad dreamers, and one of them was Tughlaq. He wanted to change the world as he got it, and in that he wanted to bring new reforms, do new things, and he was thought to be a madcap. Here is a man who's not understood in his time because he had a dream, and they were not satisfied. These are the kind of people who are not satisfied with reality as given. They wanted to change that reality to the extent they could. Sometimes they succeeded, sometimes they did not. 15वीं सदी में इस किले पर दक्षिण के बहमनी सुल्तानों का कब्जा था। 65 मीटर ऊंची चांद मीनार को गुजरात की फौज पर जीत की खुशी में एक बहमनी सुल्तान ने ही बनवाया, शुक्रिया अदा करने के लिए। फारसी तुर्की शैली में बनी ये मीनार हिंदुस्तान की दूसरी सबसे ऊंची मीनार है। जमीन की सतह पर 33 मीटर के घेरे में फैली ये मीनार जरूरत पड़ने पर संतरी बुर्ज की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती थी।
different time slots in the history, same structure, same geographic locations, and you see the amalgamation of different styles and its impact. 800 years, same site, and almost 11 dynasties attacked or invaded or nurtured it. Always thinks that I am improving upon the earlier situation. इस महल को चीनी महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी दीवारों की सजावट चीनी मिट्टी की रंगीन टाइलों से की गई थी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा के आखिरी सुल्तान तन्ना शाह को हराने के बाद यहीं कैद रखा था। जब औरंगजेब ने दौलताबाद पर कब्जा किया तो उसने किले की हिफाजत के लिए दूर तक वार कर सकने वाली बड़ी बड़ी तोपों को बुर्जों पर रखवाया, जिन्हें जरूरत के वक्त चारों तरफ घुमाकर दुश्मन पर निशाना साधा जा सकता था। दौलताबाद को दक्षिण का प्रवेश द्वार समझा जाता था, इसीलिए दिल्ली का हर सुल्तान और मुगल बादशाह इस पर कब्जा करना चाहता था। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा यहां बिताया। इस किले में एक बड़े गोलाकार बुर्ज पर एक भारी भरकम तोप रखी है, जिसका नाम किला शिकन है। बादशाह औरंगजेब का नाम और कुरान शरीफ की आयतें भी इस पर पढ़ी जा सकती हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब का बड़ा ख़ास रिश्ता रहा है दौलताबाद के किले के साथ। नौजवानी में उसके पिता शाहजहां ने उसे दक्खन का सूबेदार तैनात किया और इस इलाके के बहुत सारे किलों को फतेह करने का सर्फ औरंगजेब को ही हासिल हुआ। उसी ने इस किले की बुर्ज पर यह बड़ी तोप तैनात करवाई, जिसका नाम है किला शिकन। तोप का नाम सुनते ही दुश्मन का दिल दहल जाता था। औरंगजेब ने अपनी ज़िंदगी के 25 साल यहाँ बिताए और उसकी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उसे यहीं दफन किया जाए। यहीं पास खुल्दाबाद में एक छोटी सी सादी सी कब्र है जो याद ताज़ा करती है इस बहादुर बादशाह की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा के अनुसार उसे यहीं एक बहुत सादी कब्र में दफनाया गया। इसके चारों ओर संगमरमर का जालीदार जंगला बाद में लॉर्ड कर्जन ने लगवाया। You go to Aligarh Muslim Library and on the manuscript section you have a copy of Quran which was personally, the copying was done by Aurangzeb in his own handwriting. As you know, Aurangzeb did not take any money from the state exchequer. He used to tailor these caps and things and earn money and lived a very austere life. The point is that although they were Muslims, although they were outsiders, although they came from a different religion, although they had a zeal to win, and perhaps sometimes even a zeal to win even if it is done through a lot of killing, but they interestingly also played a role in unifying the totally disparate elements of Indian polity, to bring them together in some ways and to hold them on together in some ways. यहीं दक्षिण में रहते औरंगजेब ने सारे हिंदुस्तान को न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी जोड़ने की कोशिश की। बड़े बड़े स्कॉलर्स यहाँ पर आए थे, बड़े बड़े ट्रैवलर्स यहाँ पर आए थे, पोएट्स यहाँ पर आए थे और उन्होंने इसकी शान में कई बातें लिखी है, कई कसीदे लिखे हैं, मसनवियाँ लिखी है। हज़रत अमीर खुसरो यहाँ आए थे मुबारक शाह खिलजी के दौर में, ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ ही वो यहाँ पर आए थे और यहाँ का किला और यहाँ की बस्ती देख के वो बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने यहाँ की
सीनरीज, यहाँ के मंज़र देखकर इसको जो है जन्नत कहा था कि, और उन्होंने ये बात भी कही थी कि यहाँ की हवा जो है आबो हवा या मसीहा है और यहाँ का पानी आब खिज़र। देवगिरी की खुशगवार हवा हो या खुशहाली, ये हमलावरों को ललचाती रहीं। इतिहासकारों के अनुसार यहीं से अलाउद्दीन खिलजी लूटकर अपने साथ 600 मन सोना, 700 मन मोती और 2 मन हीरे जवाहरात ले गया था। दिल्ली में सुल्तान के तख्त पर कब्जा करने में इस दौलत से उसे बड़ी मदद मिली। मुगल बादशाह शाहजहां को भी दौलताबाद चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता रहा। देवगिरी पहाड़ी की चोटी पर बारादरी उसी ने बनवाई। सजावटी मेहराबों वाला इस तरह का खुला मंडप कई मुगल भवनों में मिलता है और कुछ लोग इसे बाला हिसार का सबसे सुंदर और सुरक्षित स्थल समझते हैं। Whether you are a student of architecture or you are a design student, for every class of the society, this particular work caters to some kind of a visual feast. You know, everybody is satisfied. It's like it's a cross section of those 800 years. You see different styles, so beautiful. It's like a jungle. जंगल में कैसे एक पेड़ नीम का होगा, एक किसी आम का होगा, एक किसी चीज़ का होगा, बट बाय एंड लार्ज जंगल लुक सो ब्यूटीफुल फॉर अ कॉमन मैन। वो ऐसा ही है। इट्स द जंगल ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। जब अहमदनगर के निजाम शाही सुल्तानों का कब्जा इस किले पर था, उन्होंने अपने लिए यहाँ एक रंगीन महल बनवाया। खूबसूरत खिड़कियों और मेहराब वाले दरवाजों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस इमारत के आज खंडहर ही बचे हैं, वो कभी कितनी दिलकश रही होगी। दौलताबाद के किले के संरक्षण के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की गई है, जिसमें दूर दूर से कुशल कारीगर, बढ़ई और मूर्तिकार बुलाए गए हैं। जर्जर इमारतों को नया जीवन देने के लिए और उनकी पुरानी खूबसूरती लौटाने के लिए बड़ी मेहनत से काम किया जा रहा है। I believe that government cannot do everything. NGOs have a role to play in this. And unless citizens, common citizens associate with these monuments and do something for them, they also chip in, these monuments are not going to be part of our children's lives. इतने बड़े किले की देख-रेख और इतनी सारी टूटी-फूटी इमारतों के रख-रखाव का काम आसान नहीं, काम खर्चीला भी है और जोखिम भरा भी। किले के सीने में छिपी अनगिनत यादें सिर्फ हार जीत की नहीं, खुशी और खुशहाली की भी हैं। उन दिनों की जब यहां बहती थी धारा सुरीले संगीत की, और जब बनाए गए भव्य भवन। यह ऐतिहासिक किला एक ऐसी राष्ट्रीय धरोहर है जिसकी रखवाली हम सभी की जिम्मेदारी है।